नमस्कार, मैं परिष्कृत अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक गोविंद राम, सिक्सरिया वाणिज्य महाविद्यालय, और मैं आप सभी का अपने कॉलेज के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज हम हमारे जो विषय है वित्तीय लेखांकन 3 सेमेस्टर 4 उसका अंतिम पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है बैंकिंग कंपनियों के अंतिम खाते, फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज। और आज सबसे पहले हम 3 घटकों पर चर्चा करेंगे: बैंकिंग का आशय, बैंकिंग के कार्य और बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम 1949 के महत्वपूर्ण प्रावधान। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं बैंकिंग के आशय। बैंकिंग कंपनियां एक ऐसी कंपनियां होती हैं जो कि बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम 1949 द्वारा परिभाषित हैं और जो बैंकिंग का कार्य कर रही हैं। बैंकिंग कंपनियां कंपनी अधिनियम 2013 में पंजीकृत भी होती हैं, परंतु कंपनी अधिनियम 2013 के वे ही प्रावधान बैंकिंग कंपनी को लागू होते हैं जो कि बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम 1949 के विरोध में न हो। हम ये भी कह सकते हैं जो बैंकिंग कंपनियां हैं उनको जो प्रावधान लागू होते हैं वो बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम के ही लागू होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैंक एक वित्तीय संस्था है जिसका जो मुख्य कार्य होता है वो अब जनता या उसे उनका पैसा जमा कराने का एक कार्य होता है और उसी जमा पैसे को कहीं ना कहीं जनता को ऋण के रूप में भी वो देती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो भी पैसा जमा होता है उस पे जनता का हित होता है कि वो पैसा एक तरीके से सुरक्षित होता है, और दूसरा उसी पैसे पे जो बैंक है वो जनता को कहीं ना कहीं ब्याज देती है। तो हम देखते हैं कि बैंक का प्रमुख कार्य होता है, तो सबसे पहला उसका जो प्रमुख कार्य होता है वो जनता से जमाएं स्वीकार करना का होता है। तो बैंक जो होती है वो कहीं ना कहीं जो जनता है, अपने ग्राहक है, उनसे उनके पैसे जमाए के रूप में स्वीकार करती है, और जब जमाए के रूप में स्वीकार करती है तो बैंक भी विभिन्न प्रकार के जो खाते हैं वो चलाती है। जैसे हम बोल सकते हैं चालू खाता, बचत खाता, स्थायी खाता, और विभिन्न योजनाएं होती है जिसमें भी जो बैंक है वो अपने ग्राहकों से पैसा जमाए स्वीकार करती है। पर आपको ये याद रखना है कि ये जो जमाए पैसे होती हैं वो जब भी ग्राहक मांग करता है तो उस मांग पे देय होती है, मतलब इट इज पेएबल ऑन डिमांड। जब भी ग्राहक को लगता है कि उसका पैसा उसे निकालना है तो वो बैंक से अपना पैसा वापिस ले सकता है। जब हम बात करेंगे दूसरा कार्य का, तो बैंकों का दूसरा कार्य है ऋण देना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जब भी बैंक जो है वो जमाए जो स्वीकार करते हैं उसकी जो ब्याज दर होती है कम होती है, और वो ज्यादा ब्याज दर पे ग्राहकों को ऋण देती है। तो यहाँ पे जो ज्यादा ब्याज जो कमा रही है वो कहीं ना कहीं बैंकिंग कंपनी की आय होती है, क्योंकि कम ब्याज दर पर उसने पैसा स्वीकारा है और ज्यादा ब्याज दर पे उस पैसे को ऋण के रूप में दिया है। तो दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो कहीं ना कहीं कंपनी का क्या बन जाता है, लाभ बन जाता है। तो विभिन्न प्रकार के जो ऋण होते हैं वो भी देती है, कैश क्रेडिट भी देती है, और बहुत अलग अलग प्रकार का जो ऋण है वो भी बैंकिंग कंपनी अपने ग्राहकों को देती है। जब हम तीसरा कार्य की बात करेंगे तो सेवा कार्य है। तो यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग सेवाएं जो हैं वो बैंकिंग अपने ग्राहकों को प्रोवाइड करती है, देती है। अगर इसमें हम बात करेंगे तो ग्राहकों को अगर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की जरूरत है, चेकबुक की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं वो सारा इशू करके कस्टमर को, अपने ग्राहकों को देती है। जब यहाँ पे जो ग्राहक ने जो भी चेक किसी और व्यक्ति को दिया तो उसका भी भुगतान बैंक करती है। उसी तरीके से जो ग्राहक ने बैंकों में अपना किसी दूसरे का चेक, जो उसे पैसा लेना है उसका चेक को जब वो डिपॉजिट करती है तो उस चेक का भी पेमेंट जो है उनके खाते में क्या कर देती है, जमा कर देती है। अगर किसी भी ग्राहक को उसका जो पैसा है एक शहर से दूसरे शहर किसी और व्यक्ति को देना है तो वो कार्य भी बैंक करती है। अगर कुछ अंश या इन्वेस्टमेंट है, संपत्ति है जिसका जो आय है उसको भी अगर निर्देश दिया गया है ग्राहक ने कि आपको कलेक्ट करना, बैंक को कलेक्ट करना है, तो बैंक उन अमाउंट को भी क्या करती है, कलेक्ट करती है। कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होती है, उस स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन को भी क्या करती है, कहीं ना कहीं फॉलो करती है, और उस स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के लिए अगर कुछ है तो उसके लिए कमीशन भी बैंक
चार्ज करती है। तो और अपने कस्टमर का जो रेफरेंसेस होता है वो भी बैंकिंग देती है कि उसकी वित्तीय जानकारी अगर किसी और व्यक्ति को चाहिए तो वो उसकी जानकारी भी प्रोसेस के थ्रू वो देती है। तो बहुत सारे विभिन्न कार्य हैं जो बैंकिंग कंपनियां करती हैं अपने ग्राहकों के लिए, और यहाँ पे जो भी कार्य कर रही है तो उसके लिए कहीं ना कोई जो एक्सपेंसेस होते हैं वो अपने ग्राहकों से उसका भरपाई करवाती है। कुछ ऐसी सेवाएं होती जो फ्री होती हैं और जिसपे बैंकिंग कोई भी चार्ज वसूलती नहीं है। जैसे डिमांड ड्राफ्ट है, अगर आप डिमांड ड्राफ्ट इशू करने जा रहे हो बैंक के पास तो उस डिमांड ड्राफ्ट इशू करने के चार्जेस होते हैं जो बैंक आपसे लेती है। तो ये तो हो गया कि 3 जो कार्य है बैंक के। अगर अब हम देखेंगे कि बैंकिंग अधिनियम, जो बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम है 1949 का, उसमें महत्वपूर्ण क्या प्रावधान बैंकिंग कंपनी को फॉलो करते रहना है। पहला हम देखेंगे तो ये है नॉन बैंकिंग एसेट, गैर व्यापारिक संपत्ति। गैर व्यापारिक संपत्ति कहीं ना कहीं अगर बैंक ने उस संपत्ति का क्रय किया है और उसका कहीं ना कहीं बैंक में प्रयोग नहीं आने वाला है तो ऐसी सारी संपत्ति को गैर व्यापारिक संपत्ति बोला जाता है। जब भी बैंक अपने ग्राहकों को ऋण देती है तो कहीं ना कहीं अपनी उस ऋण की सुरक्षा के लिए जो बैंक है वो ग्राहकों से कुछ ना कुछ गिरवी रखवाती है। अगर ग्राहक ने ऋण नहीं दिया तो उस संपत्ति की जो जब्ती है वो बैंक कर लेती है, और बैंक को ये याद रखना है कि भाई जो भी संपत्ति उसने जब्ती की है उसको कहीं ना कहीं 7 साल के अंदर उसे बेच देना होता है। कुछ प्रावधान में अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रूल अप्लाई होता है तो वो 7 साल से ज्यादा भी अपने पास उस संपत्ति को रख सकती है। तो ये हो गया आपका गैर व्यापारिक संपत्ति। जब हम दूसरा पॉइंट बोलेंगे तो कैपिटल है। तो यहाँ पे जितना भी बैंकिंग कंपनी का ऑथराइज कैपिटल होता है, अधिकृत पूंजी होती है, उसका कम से कम आधा उसे इशू करना होगा बैंकिंग ग्राहकों को, और उसका कम से कम आधा जो इशूड कैपिटल हो रहा है उसका आधा कहीं ना कहीं सब्सक्राइब होना चाहिए, और उसका कम से कम आधा जो है वो पेड अप होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये नियम पूंजी के लिए लागू होते हैं। तीसरा पॉइंट अगर हम देखेंगे तो वैधानिक संचय है, स्टैट्यूटरी रिजर्व है। तो हर एक बैंकिंग कंपनी को कहीं ना कहीं जितना भी उसने लाभांश उस पर्टिकुलर साल में उसे मिला है उसका 25% उसे वैधानिक संचय में जमा करके रखना पड़ता है। हम अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है तरल संपत्ति या लिक्विड एसेट। तो बहुत सारे रिजर्व होते हैं, कहीं ना कहीं वो बैंकिंग को कंपनियों को फॉलो करने पड़ते हैं। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भी जो रूल्स है वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो जमाएं हैं वो कहीं ना कहीं मांग पर दे है, और उस मांग पे दे को सुरक्षित करने के लिए कहीं ना कहीं जो बैंकिंग कंपनी उसको तरल संपत्तियों में भी उसको क्या करना पड़ता है, निवेश करके रखना पड़ता है। तो जैसे ही उसे कैश की जरूरत पड़ेगी तो उस संपत्ति को बेच के वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, मांग जो रहेगी उसका भुगतान कर सकेगा। अगर हम बात करेंगे तो ऋणों पर बंधन, यहाँ पे जो बैंकिंग कंपनी है उसका जो दूसरा प्रमुख कार्य है वो ऋण देने का कार्य है। बट यहाँ पे जो बैंकिंग कंपनी है वो जो संचालक है उसको ऋण नहीं दे सकती है। अगर एक ऐसा पार्टनरशिप फॉर्म है जहाँ पे जो संचालक है वो पार्टनर है, एम्प्लॉय है या गारंटर है, तो उस स्थिति में भी जो ऋण है वो नहीं दिया जा सकता है। अगर एक कंपनी है जहाँ पे संचालक कहीं ना कहीं कार्यरत है, एम्प्लॉय है या गारंटर है, तो उस कंपनी को भी बैंकिंग कंपनियां ऋण नहीं दे सकती है। बट बैंकिंग कंपनियां अपने ही सब्सिडरी को जो है वो ऋण दे सकती है। तो ये हो गया हमारा 3 पॉइंट। तो आज हमने पहले भाग में ये इसकी की चर्चा की है, बैंकिंग कंपनी का आशय, बैंकिंग कंपनी के कार्य और बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम 1949 की